नमस्कार दोस्तों, कोटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चन के साथ मुख्य पॉइंट्स समझ में आ जाए। और दोस्तों, आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज पे दोस्तों आप सभी को डेली पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी 6 अगस्त, ऑप्शन डी 10 नवंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त तक छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कलेक्टरों को जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है और 25 जुलाई तक यहां पर 7,623 कोविड-19 के मामले सामने आए थे। इसमें 2,626 एक्टिव केस हैं, जबकि 4,944 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 43 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 43 लोगों की कोरोना से क्या हो गई है? मौत हो गई है, जिसमें आप सभी को मैंने बताया कि 2,626 एक्टिव केस हैं और उसमें 4,944 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रश्न 2 देखेंगे दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 1.10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2.10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3.10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2.90, ध्यान दीजिएगा, लाख करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, 2.10 लाख करोड़ रुपए। निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। वित्त मंत्री के अनुसार इस वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए पीएसयू से विनिवेश से आएंगे। ध्यान दीजिएगा। और 90,000 करोड़ रुपए वृत्त स्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार की विनिवेश की योजना के बारे में बताएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने कहा कि पहले ही लगभग 22 से 23 ऐसी पीएसयू कंपनियां हैं जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 3 देखेंगे दोस्तों। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर।
इंडोनेशिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के तौर पर कि बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोव सुबियांतो ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जारी की है। भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हुए दोनों देशों के संबंध भी लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत का जकार्ता में दूतावास है और इंडोनेशिया दिल्ली में एक दूतावास संचालित करता है। चलिए प्रश्न 4 देखेंगे दोस्तों। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 47। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर 47। भारत सरकार ने चीन और एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार पहले 59 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये सभी 47 ऐप्स पहले बैन हुए 59 ऐप के क्लोन है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये 47 ऐप्स भी देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी और इन पर डाटा चोरी करने का भी आरोप है। ये ऐप यूजर की निजी और गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल कर रहे थे और इन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया, जिस वजह से इनके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी तापमान। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर मौसम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी मंत्रालय ने स्थापना दिवस के अवसर पर मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है हर्षवर्धन। उन्होंने मौसम मोबाइल ऐप्स की शुरुआत की। यह ऐप देश भर की 800 स्थानों की मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ शहर का तापमान, सूरज के उदय और अस्त का समय भी बताएगा। समय समय पर मौसम के बिगड़े मिजाज की चेतावनी भी जारी करेगा। चलिए प्रश्न 6 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभ आरंभ किया? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 5 और लास्ट ऑप्शन डी है 7। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की 3 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का शुभ आरंभ किया। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रयोगशाला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे स्थित है? तो नोएडा में, मुंबई में और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित है। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा सकेगी। संख्या में अधिक होने से संक्रमण का तेजी से पता लगने और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में
कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? तो ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, आईआईटी खड़गपुर। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आईआईटी खड़गपुर कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नई तकनीकी में आरटी-पीसीआर में परीक्षण के समान सटीकता है, जिसे अब परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम में एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 8 है कि निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूएन, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी नाटो। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, यूनिसेफ। ध्यान दीजिएगा, एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो यूनिसेफ। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। यह बात यूनिसेफ के नए अध्ययन की रिपोर्ट के सामने आई है। रिपोर्ट में दुनिया भर में बच्चों की देखभाल की स्थिति, शुरुआती शिक्षा और कोविड-19 के कारण महत्वपूर्ण पारिवारिक सेवाओं के बंद होने के पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना महामारी साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भूखमरी की ओर धकेल सकती है। प्रश्न 9, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डिजिटल इंजन, ध्यान दीजिएगा, ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर 10। भारत ने बांग्लादेश को ब्रॉडगेज लोकोमोटिव 10 सौंपे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देशों के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आगमन सुलभ होगा। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डिजिटल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पूर्वीय रेलवे के ग्रेड स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई है। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफी वृद्धि होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल व बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है। चलिए प्रश्न 10 देखेंगे दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेज के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। इसे फिर साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। भारत में 27 जुलाई 2020 को 82वीं सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, 82 सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है।
यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये तो था हमारा 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से टॉप 10 क्वेश्चंस बताए गए। तो दोस्तों आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आप सभी को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों आप सभी से अंत में यही कहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को आप क्लिक करके टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।